हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा वेक्टर, जो आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उससे संबंधित प्रश्नावली 10.1 चैप्टर 10 की जो पहली प्रश्नावली है यानी कि 10.1। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से देखिए इसमें। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। जो देखिए इसका पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें ये बात लिखी है उत्तर से, चलिए मैं यहां नोट कर देता हूं, उत्तर से 30 अंश पूर्व में चालीस किलोमीटर का विस्थापन उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर का विस्थापन। अब देखिए आप लोग इतना जानते ही हैं, विस्थापन एक सदिश राशि है तो इसके लिए दिशा की जरूरत तो पड़ती है। उसके लिए देखिए इन्होंने ये बात लिखी भी है, उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर वो इसका परिमाण है, लेकिन दिशा कौन सी हो गई? उत्तर से 30 अंश पूर्व, यानी ऐसी कोई राशि जिसमें परिमाण की भी आवश्यकता हो और दिशा की भी आवश्यकता हो, वो एक सदिश राशि होती है। ये एक सदिश राशि ही है, देखिए विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी सदिश राशि नहीं है, क्योंकि दूरी के लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए इसको हम कैसे प्रदर्शित करें, इसका आलेखीय निरूपण। उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर का विस्थापन। तो आप लोग देखिए इतना देखते आए हैं, जो चार दिशाएं होती हैं अगर हम उन्हें प्रदर्शित करें वो इस तरीके से करते हैं। ये आपकी देखिए उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ, ये आपकी दक्षिण दिशा यानी कि साउथ, इधर आपकी पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट, और इधर आपकी पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट। ये आपकी देखिए चार दिशाएं होती हैं। अब आपसे कहा गया उत्तर से 30 अंश पूर्व की तरफ, उत्तर से 30 अंश पूर्व में यानी पूर्व की तरफ, कहां से? वो भी उत्तर से। तो देखिए उत्तर दिशा तो ये है, उत्तर दिशा देखिए ये, और उत्तर से भी किस दिशा की तरफ? पूर्व दिशा, उत्तर से पूर्व दिशा की तरफ। ये देखिए आप देख सकते हैं, उत्तर से, उत्तर यानी कि देखिए ये दिशा, इससे पूर्व दिशा की तरफ कितने अंश का? 30 अंश पूर्व। तो चलिए मैं एक बात कहता हूं, देखिए ये आपकी उत्तर दिशा, उत्तर से 30 अंश पूर्व, उत्तर से 30 अंश, चलिए मैं कहता हूं यहां हो गया। ये मैं आगे बढ़ाता हूं, उत्तर से 30 अंश पूर्व, ये देखिए मैंने 30 अंश लिख दिया। उत्तर से 30 अंश पूर्व में कितने किलोमीटर का विस्थापन? 40 किलोमीटर का। तो आप कितने भी परिमाण की खींच सकते हैं, इसे मैंने यहां 40 किलोमीटर मान दिया, यानी इसका जो परिमाण है, चलिए मैंने इस बिंदु तक माना, ये जो इस समय देखिए सदिश राशि है, यहां से लेके इस बिंदु तक, ये इसी को प्रदर्शित करती है। 40 किलोमीटर का विस्थापन उत्तर से 30 अंश पूर्व की तरफ। आपको एक रेखा बनानी है, परिमाण आप कितना भी लंबा दिखा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखिए दिशाएं बिल्कुल सही पता होनी चाहिए, उत्तर से 30 अंश पूर्व की तरफ। अब मान लीजिए आपसे यही कहते इसी क्वेश्चन में कि दक्षिण से 60 अंश पश्चिम में, दक्षिण से 60 अंश पश्चिम में, तो देखिए दक्षिण दिशा आपकी ये है, दक्षिण से पश्चिम ये है, दक्षिण से पश्चिम की तरफ, दक्षिण से पश्चिम की तरफ कितने अंश? 60 अंश, दक्षिण से पश्चिम की तरफ 60 अंश। यह नीचे की तरफ दिखा देते विस्थापन। केवल आपको देखिए अगर दिशाओं की जानकारी है कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, आप किसी भी क्वेश्चन का आलेखीय निरूपण कर सकते हैं। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। जैसे पहला दिया है 10 किलोग्राम। अब किलोग्राम देखिए आप लोग जानते हैं किसकी इकाई है? द्रव्यमान की, और द्रव्यमान एक अदिश राशि है क्योंकि इसके लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब ये एक अदिश राशि है। दूसरा क्या है? 2 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा। देखिए ये वही बात आ गई, 2 मीटर का विस्थापन है किस दिशा में? उत्तर पश्चिम।
उत्तर पश्चिम में आप लोग कहेंगे कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम, बिल्कुल 45 अंश का कोण बनाती हुई दिशा, उत्तर और पश्चिम के ठीक बीच में, वो होगी उत्तर पश्चिम दिशा। तो 2 मीटर का विस्थापन उत्तर पश्चिम दिशा में, ये एक सदिश राशि है क्योंकि इसके लिए दिशा की आवश्यकता हो गई। तीसरा क्या है? 40 अंश का कोण, कोई दिशा नहीं दे रखी, इसका मतलब ये अदिश राशि है। 40 वाट, ये तो आप लोग जानते हैं अदिश राशि है क्योंकि वाट विद्युत शक्ति की इकाई है, जो आप लोग जानते हैं, ये एक अदिश राशि है। पांचवा 10⁻⁻19 कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का, ये एक अदिश राशि है क्योंकि इसके लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। छठा क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देखिए मात्रक किसका होता है? त्वरण का, और त्वरण को निरूपित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, इसका मतलब ये एक सदिश राशि है। या आप लोग इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि के रूप में श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा ही तीसरा क्वेश्चन भी दे रखा है, निम्नलिखित को सदिश एवं अदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। समय कालांश, कोई जरूरत नहीं होती दिशा की, अदिश राशि है। दूरी अधिक राशि है। विस्थापन सदिश है, दूरी अदिश राशि है, दूरी को प्रदर्शित करने के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा बल सदिश राशि है क्योंकि बल को निरूपित करने के लिए बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण एक सदिश राशि होती है, इसलिए बल भी एक सदिश राशि है। चौथा वेग, वेग सदिश राशि है क्योंकि देखिए वेग को निरूपित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। चाल अदिश राशि होती है, चाल को निरूपित करने के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब आता है पांचवा कार्य, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। आप लोग कहेंगे कार्य कैसी राशि है? कार्य अदिश राशि है, देखिए कार्य के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखें, कार्य के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं होती है, कार्य एक अदिश राशि है, ये आप लोग बहुत छोटी क्लास में भी पढ़ते आए हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन जो आपको दिया, चलिए मैं चित्र बनाता हूं यहां पर, ये चौथा क्वेश्चन, चलिए मैं यहां इस तरह से बना देता हूं जैसे बुक में दिया, एक वर्ग आकृति, ये देखिए इस तरीके से दिखा रखा है। इन्होंने कुछ वेक्टर्स प्रदर्शित किए हैं यानी कि सदिश राशियां। क्या क्या है? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। अब इसमें देखिए एक बात पूछी गई है, निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए कि इन सारे 4 सदिश जो आपको दे रखी हैं इसमें से है आदिम सदिश। यहां पे देखिए शब्द लिखा है सह आदिम, ये कौन कौन से सदिश हैं? देखिए सह आदिम का मतलब ये है जो एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हों, सह आदिम, आदिम का मतलब देखिए शुरू, सह यानी कि साथ साथ, साथ साथ शुरू होने वाले वेक्टर्स सह आदिम कहलाते हैं, यानी कि को इनिशियल, इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु जिनका समान हो, ऐसे सदिश जो होते हैं वो सह आदिम सदिश होते हैं। अब देखिए इनमें अगर सदिश में बात करता हूं आपको कि एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हो, वो देखिए एक तो वेक्टर डी और एक वेक्टर ए, ये देखिए इस बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, वेक्टर ए इस बिंदु से शुरुआत है और वेक्टर डी इस बिंदु से शुरुआत है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर डी ये दोनों ही सदिश सह आदिम सदिश हैं, यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर डी सह आदिम सदिश। अब देखिए मान लीजिए अगर इसी में पूछा होता सह अंत सदिश, यानी जो एक ही बिंदु पर समाप्त हो रहे हों, ऐसे कौन से हैं? हालांकि इसमें देखिए पूछा नहीं है सह अंत सदिश कौन सी हैं, यानी जो एक ही बिंदु पर समाप्त हो रहे हों, स्टार्ट चाहे कहीं से भी हो, एक ही बिंदु पर समाप्त हों, वो देखिए सी और डी, ये एक ही बिंदु पर समाप्त हो रहे हैं क्योंकि सी वेक्टर इसी बिंदु पर समाप्त है और डी वेक्टर भी इसी बिंदु पर समाप्त है, सी और डी जो कहलाएंगे वो सह अंत सदिश कहलाएंगे। अब देखिए दूसरा जो पार्ट आपको दिया समान सदिश, समान सदिश, और तीसरा है संरेख हो परंतु असमान हो,
चलिए पहले मैं समान ही बताता हूं, क्योंकि इन्होंने समान ही पहले लिखा है। देखिए समान सदिश वो होते हैं, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बताई थी ये बात, समान सदिश जिनकी परिमाण समान हो, जिनकी दिशाएं समान हो और जिनकी सहायक रेखाएं समान हो या समांतर हो। आपको परिमाण सबके समान लगेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे समान हैं, क्योंकि इनकी सारी लंबाइयां बराबर हैं। हाँ, ये सारे समान नहीं हो सकते, कोई दो सदिश ऐसे जरूर होंगे जो समान होंगे। अब परिमाण देखिए समान है, वो तो सभी के समान है, तो परिमाण से तो ये बात कंफर्म नहीं होती। जिनकी दिशाएं समान हो, तो दिशाएं देखिए डी की और बी की समान है, ए और सी की तो समान नहीं है, क्योंकि ए तो देखिए बाएं से दाईं तरफ है और सी की दाएं से बाएं तरफ, ये तो विपरीत दिशाएं हैं, ये तो समान हो ही नहीं सकते। डी और बी समान हो सकती हैं, इनके परिमाण भी समान हैं, दिशाएं भी समान हैं। अब आती है सहायक रेखाएं। सहायक रेखाएं समांतर हो या समान हो तो ये समांतर हैं। ये तीनों ही प्रतिबंध देखिए संतुष्ट हो गए, वेक्टर बी और वेक्टर डी समांतर भी हैं, परिमाण भी समान हैं, दिशाएं भी समान हैं। इसका मतलब वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। तीसरा पार्ट देखिए क्या लिखा है, संरेख परंतु असमान। संरेख परंतु असमान, यानी ऐसे सदिश जो संरेख हो। संरेख का मतलब देखिए मैंने बताया था, संरेख यानी एक रेखा में भी हो सकती हैं और समांतर भी हो सकती हैं। समरेखीय है यानी संरेख। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान रखें, केवल एक ही रेखा में हो ये भी जरूरी नहीं, समांतर भी हो सकती हैं, परंतु असमान यानी समान ना हो, संरेख हो समान ना हो। इसका मतलब क्या है, समांतर हो सकती हैं भले ही दिशाएं विपरीत हो, ऐसे सदिश, क्योंकि समान तो देखिए मैंने ऊपर लिख दिए, अब इन्होंने कहा है असमान, यानी हो सकता है संरेख हो लेकिन दिशाएं विपरीत हो, वो इसमें आ जाएंगे बिल्कुल। ऐसे कौन कौन सी हैं, एक तो वेक्टर ए और वेक्टर सी, क्योंकि दोनों ही देखिए संरेख हैं यानी समांतर हैं। संरेख का मतलब समांतर भी होता है, परंतु असमान। असमान क्यों है ये, क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत हैं। अगर इनकी दिशाएं भी समान होती तो ये समान ही होते, फिर मैं ऊपर ही लिख देता हूं। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर सी ये ऐसे सदिश हैं जो संरेख भी हैं परंतु असमान हैं। अब देखिए जो इन्होंने लिखा है, पांचवा क्वेश्चन के निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। पांचवे का पहला पार्ट, वेक्टर ए तथा माइनस के वेक्टर ए संरेख हैं। वेक्टर ए और माइनस के वेक्टर ए बिल्कुल संरेख होंगे, बस इनकी दिशाएं विपरीत हैं। देखिए संरेख में केवल ये आना चाहिए कि इनकी सहायक रेखाएं वो समांतर हो या एक ही रेखा में हो, ये बिल्कुल सही है बात, क्योंकि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए का एक डिफरेंस है, केवल वो विपरीत दिशाएं होती हैं। जैसे कि आपके वेक्टर ए और वेक्टर सी ये एक दूसरे के विपरीत हैं, हम सी वेक्टर को माइनस वेक्टर ए भी कह सकते हैं। तो वेक्टर ए और माइनस के वेक्टर ए ये संरेख होती हैं, बिल्कुल ठीक है ये बात, यानी कि सत्य है। दूसरा, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, असत्य, बिल्कुल गलत। क्योंकि देखिए दो संरेख सदिश, मान लीजिए पहला सदिश मैंने ये बनाया, यह आपका दूसरा सदिश है, दोनों संरेख हैं लेकिन इनके परिमाण तो समान नहीं है। इसका परिमाण कम है, इसका परिमाण अधिक है। यानी दो संरेख सदिश जरूरी नहीं कि उनके परिमाण भी समान हो, उनके परिमाण भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। यानी जो दूसरा पार्ट हुआ आपका सदैव समान होता है, असत्य बात हुई है। तीसरा पार्ट, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं सदैव। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, बिल्कुल गलत। देखिए वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर डी का परिमाण समान है, लेकिन ये संरेख नहीं है। समान परिमाण वाले दो सदिश में केवल परिमाण यानी उनकी लंबाई समान हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि उनकी सहायक रेखाएं भी समान हो या समांतर हो। यानी ये जो पार्ट हुआ ये भी कैसा हुआ, असत्य। अब आता है चौथा पार्ट, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं।
समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश। देखिए दोनों के परिमाण समान हैं, दोनों संरेख भी हैं, लेकिन ये दोनों समान हैं नहीं है ऐसा। समान परिमाण वाले दो सदिश, समान परिमाण वाले दो सदिश, ये लिखा है देखिए, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश। ये दोनों समान परिमाण के हैं, दोनों संरेख हैं ए और सी, लेकिन ये समान तो नहीं है। ये कैसे हैं? असमान। ये कैसे सदिश हैं? असमान सदिश। इसका मतलब ये आपका पार्ट भी कैसा हुआ? असत्य। तो देखिए जो ये पहला एक्सरसाइज था आपका, यानी पहली प्रश्नावली, ये आपको केवल एक बेसिक टाइप के क्वेश्चंस बताने थे कि किस तरीके के सदिश है, आदिम होते हैं, सह अंत होते हैं, समान सदिश कौन से हैं, संरेखीय कौन से हैं, कौन सी सदिश राशियां होती हैं, कौन सी अदिश राशियां होती हैं। ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो से ही संबंधित समझ सकते हैं आपकी प्रश्नावली। अब जो इसकी नेक्स्ट प्रश्नावली होगी यानी कि 10.2, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।